हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीवाईक्यू के ऊपर। तो आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लिए जाए। कैमरे का एंगल अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मींस कैमरा मेरा सॉरी टू से बट नीचे है और इसे ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, उतना एडजस्ट करिएगा। शुरू करते हैं आज से। तो सबसे पहले साइंस के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी चूंकि पीईटी का एग्जाम और बीपीएससी का एग्जाम आपके सामने है तो ये दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलोप्सिन। ठीक है। तो इसमें जो सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता है वो है रेनिन एंजाइम। नाम है इसका रेनिन एंजाइम। ठीक है। रेनिन एंजाइम जो है वो सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये बच्चों में अवेलेबल होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसा है कि ये मतलब बड़े लोगों में नहीं अवेलेबल है, बट ये बच्चों में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है मित्रों? तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सेकंड बस, जरा सा मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है। रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण दुग्ध पाचन में, यानी कि दूध जो पीते हैं उसके पाचन में कठिनाई होती है। उससे क्या होता है कि थोड़ी-सी डकार आती है या फिर नहीं अपच जैसा लगता है। रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि केसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन। ओके। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लार की प्रवृत्ति क्या होती है तो या प्रकृति क्या होती है? तो नेचर ऑफ लार पूछा हुआ है। चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। पहला ऑप्शन है कि क्या लार अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या फिर उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जान जाइए प्रकृति किससे रिलेट कर रही है। एक्चुअली एक पैमाना होता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं, जो कि एंटी लॉग ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन निकाला जाता है। ठीक है। इसका एंटी लॉग लिया जाता है एच प्लस आयन का। उसी को हम लोग उससे डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज अम्लीय है या क्षारीय है। 7 पीएच जो होता है, अगर किसी चीज का पीएच 7 होगा तो मान लेंगे कि वो उदासीन है। तो लार उदासीन नहीं होती है, तो पहले ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये कहाँ तक जाता है? तो ये स्केल जाती है 1 से लेकर के 14 तक। 14 यानी कि 7 से 14 के बीच में क्षारीय चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। और अगर 1 से 7 तक कोई चीज पाई जाती है तो उसको अम्लीय बोलते हैं। ठीक है। अम्लीय या एसिडिक। तो लार जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि लार किस प्रकृति की होती है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच इसी के बीच में लाई करता है, 6 से 8 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना। तो लार का पीएच क्या होता है? 6.8 होता है। क्या होता है? 6.8। यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है। 6.8 होता है इसका पीएच। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी बहुत बार पीईटी की परीक्षा में या इस तरह की छोटी परीक्षाओं में, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जब डाइजेशन होता है बॉडी में तो प्रोटीन जो हम लोग इंटेक करते हैं वो किस पदार्थ में बदल जाता है? चार ऑप्शन है। वसा अम्ल तो नहीं बदलेगा, आपको भी पता है। ग्लूकोज नहीं बदलेगा। एमिनो एसिड और माल्टोज। तो ये बदलता है एमिनो एसिड में। ऑप्शन तो यहाँ पर जो है वो सी वाला सही है। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है आपस में मिलते हैं, लगभग 20। ठीक है। तो वही अमीनो एसिड का ही एक फॉर्म है प्रोटीन। ठीक है। तो जब फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो फिर से जा करके ये अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। अग्न्याशय में लैंगर-हैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें भी एक बात बताने लायक है कि अग्न्याशय जो होता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। ठीक है। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एक द्वीपिकाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या पाया जाता है? तो ये दूपिकाएं जो है इनसे अलग अलग टाइप के हार्मोन निकलते हैं। अगर इसमें अल्फा बीटा गामा अलग अलग टाइप के कोशिकाएं होती हैं तो बीटा सेल से क्या निकलता है? बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। मतलब बॉडी में किस रूप में संग्रहित रह रहा है, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है चीनी के रूप में रहता है या स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन।
तो यहाँ पर आपको जानना है कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर रहता है। अच्छा, स्टोर कहाँ रहता है? तो हमारी जो एक ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर, आप लोग देखे होंगे, लीवर थोड़ा-सा ऐसा ही स्ट्रक्चर लीवर का होता है, ठीक है? लीवर का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा ऐसा ही होता है और इसी ग्लैंड में जो है स्टोर रहती है चीनी या शुगर। किस फॉर्म में स्टोर रहती है? तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है, ठीक है? और जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको भूख लगी है, ठीक है? लेकिन आपको तुरंत से कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो उस समय बॉडी क्या करती है? थोड़ी देर बाद वो भूख मर जाती है, 2-3 मिनट बीतेगा, भूख खत्म हो जाएगी या 5 मिनट, विदिन 5 मिनट्स। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी ने ऐसा क्या किया कि भूख खत्म हो गई? तो बॉडी ने क्या किया, इस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, ठीक है? और ये बॉडी को दे दिया, ठीक है? तो बॉडी की जो भूख लगती है जैसे आप लोग को कभी और खाने को कुछ नहीं मिला तो वो अपने ग्लाइकोजन को मेल्ट करके ग्लूकोज बना देती है और इस प्रकार आपको तृप्ति फील होती है एक तरह से, ठीक है? मतलब आप सफिशिएंट एक तरह से फील करते हो कि भाई ठीक है, अब पेट भर चुका है, ठीक है ना? कंटेंटेड एक्चुअल वर्ड है, कंटेंट फील करते हो, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न पर इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है और पौधों में ये स्टार्च या मंड के रूप में रहता है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि एक बार आपको मानव का तो पता होगा लेकिन मंड या स्टार्च के रूप में पौधों में रहता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है? तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं उन लोग से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अनवरत हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे। उसके साथ साथ में बहुत सारे अन्य लेक्चर्स भी आते रहते हैं, तो अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं इस तरह के और इस तरह की इनिशिएटिव आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है कि प्रश्न ऐसे फंस सकते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम भी सेम नाम से है, यानी कि द PYQ नाम से ही है, ठीक है ना? तो इसे भी ज्वाइन करने का कष्ट कर सकते हैं। चलिए, उस पे क्या होता है, उस पे बहुत सारी पीडीएफ्स फ्री में मिलती हैं, तो आप ले सकते हैं। वसा को हजम करने में और न्यूज़ भी बताई जाती है। वसा को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है, वह स्रावित होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पित्त द्रव, ठीक है ना? तो ये पित्त द्रव क्या है? ये पितृदेव संरक्षणम नहीं है हैरी पॉटर का। ये है पित्त द्रव जिसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है ना? बाइल जूस बोल सकते हैं उसको। तो ये पित्त द्रव किससे निकलेगा? तो ये पित्त निकलेगा जिगर से, ठीक है? जिगर का मतलब जो है हार्ट नहीं होता है, जिगर का मतलब होता है लीवर, ठीक है? तो ये निकलता है आपके लीवर से। तो ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है कि पित्त द्रव जो कि वसा को हजम करता है कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है लीवर से। एक्सप्लेनेशन एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं कि वसा को हजम करने में या पचाने में जो पित्त रस सहायता करता है वह जिगर या लीवर से स्रावित होता है। लीवर में बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है या भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है ना? अच्छा, एक उदाहरण और दे रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि बहुत तेजी से पेट दब जाए या खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में मुंह में कुछ सब्जी के रस जैसा आ जाता है, तो वो कुछ और नहीं है, वो बेसिकली पित्त है जो कि गलती से मुंह में आ गया, ठीक है? और मतलब पेट के थ्रू होते हुए। और पित्त रस में क्या क्या होता है? तो जल, खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैरोकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। तो काफी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, आप शायद आप नीट में नहीं बैठे, आ जाइए। हालांकि एग्जाम के प्रकृति का कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर किसके बीच रहता है? तो काफी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप उनमें से चुनिंदा लड़कों में से होंगे जो इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखना है कि 100 मिलीलीटर रक्त में कितने मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल अलाउड है? तो नॉर्मली 100 से 150 मिलीग्राम जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो अलाउड होता है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है दोस्तों? तो ऐसे समझ लीजिए, जो भी हम बैड फैट लेते हैं, 2 तरह के फैट होते हैं, गुड फैट, बैड फैट। तो जैसे हमारे लिए मान लीजिए कि ये हमारी आर्टरीज है, मतलब जिसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है, शुद्ध रक्त जिसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है? तो अगर हम बैड फैट लेंगे तो वो अंदर की ओर जमेगा ऐसे, ठीक है? और इसको धीरे-धीरे सकरा करेगा। अगर हम गुड फैट लेते हैं, तो वो बाहर की ओर जमेगा, ठीक है? तो गुड फैट किसको माना जाता है? जैसे अभी तो नोन में जैतून इत्यादि को गुड फैट माना जाता है, या हमारी घी पहले गुड फैट की कैटेगरी में है। अब तो घी घी प्योर मिल नहीं रही है। अब बैड फैट लोगे तो अंदर की ओर नसों में जमेगा, तो ये जो चिकनाई होती है इसी को इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है? चलिए, अगला है, इसी में मतलब एक्सप्लेनेशन दिया कि 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है 100 to 150 मिलीग्राम के बीच होना चाहिए, ठीक है? पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो काफी आसान सा है कि भाई ये कहलाएंगे एक तरह से
अपना भोजन बनाने वाली या स्वपोषी कह सकते हो। इसी को इंग्लिश में बेसिकली लिख दिया है, तो इंग्लिश अगर नहीं जानते कुछ लोग, तो वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पहला लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ठीक है? ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटोट्रॉफ मीन्स कि जो पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वपोषी हैं। स्वपोषी, स्वपोषी का ही इंग्लिश है यहाँ पर ऑटोट्रॉफ, ठीक है? एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश ढंग से, ऑटोट्रॉफ, ठीक है? तो ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि भोजन जो अपना स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हेटेरोट्रॉफ मतलब जो नहीं बनाते हैं। सेप्रोफाइट यानी कि जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। पैरासाइट मतलब पैरासाइट भी दूसरे पर जीवित रहते हैं, लेकिन सड़े गले पदार्थ खाओगे तो सेप्रोफिटिक कहलाओगे या सेप्रोफाइट कहलाओगे, ठीक है? मृतोपजीवी। सेम वही एक्सप्लेनेशन है कि जैसे वैसे जीव जो पौधे जो मतलब वैसे जीव अथवा पौधे मतलब उसी के बारे में लिखा हुआ है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा भी यूजर फ्रेंडली नहीं हूं मैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और जो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जैसे बाघ, हिरन, खरगोश, सियार, मनुष्य। सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य, ठीक है? तो ये लोग जो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, यानी कि सलाइवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ या यूज ऑफ सलाइवा, ठीक है? तो पहला लिखा है कि यह निगलने में मदद करती है, तो बिल्कुल सही है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ क्या होता है मित्रों कि भोजन तो कर रहे हैं, अब लार पहले तो दांत हमारा उसको पीस रहा है, ठीक है? अलग अलग टाइप के दांत है, आपको पता है कि इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। सब उसको मिल करके जो है पीस देते हैं, ठीक है? पीसने पीसने के समय क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी कि लार उसमें मिक्स होती रहती है। लार उसमें ठीक से मिक्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं काइम, CHYME, ठीक है? उसको बोलते हैं काइम। अब वो जो लुगदी बनती है ना खाने की, शुद्ध शब्दों में, तो वो काइम फिर गले से नीचे उतरता है, यानी कि लार निगलने में मदद करती है, बिल्कुल करेक्ट है। या शरीर में आरबीसी में वृद्धि करती है, होल्ड ऑन करेंगे। या मुख और दांतों को साफ करती है, बिल्कुल करेक्ट है। और यह होठ तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है, तो ये भी सही है, ठीक है? लार क्या करेगी बेसिकली मुंह और जिह्वा को गति के अनुकूल बनाएगी और बोलने में मदद करेगी, ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ तो इस प्रकार यहाँ पर शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है, तो यही जो है ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एक सेकंड, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, ओके? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लार अथवा सलाइवा ग्लैंड शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता, हमें पता भी था। एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है कि एंजाइम होते हैं क्या, होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फफूदी या मोल्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो भी एंजाइम्स होते हैं इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इतनी चीज याद रखनी है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी एंजाइम्स में, ठीक है, और हार्मोन्स में डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो ये चीज याद रखनी है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो नॉट एट प्लेस, यानी कि जहां बनते हैं वहां काम नहीं करते हैं, दूर दूर जाकर भी काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन हार्मोन जो है वो जहां बनता है वहीं काम करता है, मतलब जहां उत्पादित होगा वहीं काम करेगा। इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है? सो हियर वी गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। लाइक एंजाइम जो होता है प्रोटीन होते हैं, और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीनों को जरूरी नहीं है कि एंजाइम, ठीक है? तो ये भी चीज देख लीजिएगा कि लाइक ये कुछ इस तरह का है कि प्रोटीन जो है एक बड़ा सर्कल है, ठीक है? इसके अंदर में एंजाइम है, ठीक है? ये जो मैंने बनाया दीज आर एंजाइम्स, ठीक है? और ये है प्रोटीन। तो यहां पर कह रहा है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन लग रहा है कि एवरी एंजाइम इज अ प्रोटीन बट नॉट एवरी प्रोटीन इज एन एंजाइम, ओके? तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यकृत कई सारे कार्य करता है, आपको पता है कि लीवर डज डिफरेंट वर्क्स। उनमें से एक काम क्या है? पहला है कि ऊतक लवण प्रोटीन का पाचन, ग्लाइकोजनोत्पत्ति या इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस,
और लवण संतुलन बनाए रखना, यानी कि कहीं ना कहीं सॉल्ट बैलेंस करना बॉडी में। तो चार ऑप्शंस है जिसमें से आपको पता है कि तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजनोत्पत्ति या, एक सेकेंड सॉरी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन, ठीक है ना। तो व्हेन ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज देन इट्स कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजनोत्पत्ति, ठीक है। तो ये यकृत या लीवर का कार्य है जिसे जिगर भी बोलते हैं। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन का संचय यकृत के कार्यों में से एक है कि ग्लाइकोजन का संचय करता है। पहले जो भी मीठा खाओगे बॉडी में जाएगा, एक्स्ट्रा रहेगा तो ग्लाइकोजन बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया को ओटी की उपस्थिति में होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है, रिस्पिरेशन जो होता है, उस वो क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। इसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो एरोबिक बोल देंगे, ऑक्सीकृत, ठीक है। और वही अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा यही रिस्पिरेशन, तो उसको एनरोबिक बोलेंगे, अनाक्सीकृत। माइटोकॉन्ड्रिया से जो श्वसन की क्रिया होती है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहते हैं इस श्वसन क्रिया को। पूरे प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज से कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है कि पूरी प्रक्रिया में, यहां पर ये जानना भी जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया में, ठीक है ना, पूरी प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज अगर खत्म होता है तो उससे 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक जो एनर्जी होती है, एनर्जी मापने का पैमाना है एक तरह से, जैसे जूल होता है ना, उसी तरह एटीपी होता है। तो इतना 38 एटीपी ऊर्जा जो है ये मिलती है, ठीक। तो ये चीज याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहां पर भी सेम उसी तरह का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करने वाला जो अंग है जंतुओं में, वो यकृत ही है, यानी कि लीवर ही है, ठीक है। तो लीवर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लीवर वो यंग अंग है, लीवर वो अंग है जो कि इनके फैट को, ठीक है, वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए यकृत ही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। तो देखिए इसके लिए आप समझना जरूरी है कि होता क्या है प्रोसेस, तो पूरी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। अमीबा जो होता है एक ऑड इवन सा स्ट्रक्चर होता है। सपोज करिए कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, एक न्यूक्लियस दिखाने की मैंने उसके अंदर कोशिश की है, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई भोज्य पदार्थ उसका आया, जिसको बोलते हैं प्रे, इंग्लिश में बोलेंगे PREY, प्रे, ठीक है, उसको खाना चाहता है वो, ठीक। तो करेगा क्या कि ये अपना जो ये क्षेत्र है इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेगा अमीबा, ठीक है। ये क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेगा। अब जब इसको बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया बोली जा रही है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, ठीक है। ये जो पूरा काम कर रहा है ये सूडोपोडिया, धीरे धीरे इसको ऐसे अंदर ले लेगा, ये भी थोड़ा बढ़ेगा और ये इनगल्फ कर लेगा, मतलब ये चीज यहाँ आ जाएगी। कुल मिलाकर के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और वो जो आइटम है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खा पी के पचा लिया अमीबा ने। तो स्यूडोपोडिया जो है इस कार्यक्रम को बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं यहाँ पर जीव द्रव संकुचन, जीव द्रव कुंचन उस तरह से हिंदी में होगा, लेकिन इसका एक नाम भी होता है जिस नाम को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस नाम होता है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बी, अमीबा अपना आहार जीव द्रव कुंचन से ग्रहण करता है, वही मतलब अपने बॉडी को बढ़ाता है, उसमें बाहर के पदार्थ को ले लेता है इस तरह से। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कभी फील करिएगा कि रोटी का टुकड़ा खाइएगा बिना सब्जी के, तो वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगेगा। वैसे तो अब फील ही करने लगेंगे तो नहीं लगेगा, बट वो लगता है हल्का मीठा मीठा सा। क्यों? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। जो कार्ब्स का पाचन है वो हमारी मुंह से ही शुरू हो जाता है एक तरह से। जैसे चीनी का अगर पाचन करना है तो वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन जाकर के पेट में पचना शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होती है, यानी कि पाचन वहीं से स्टार्ट हो गया, डाइजेशन। उसको पचाने के लिए एक एंजाइम होता है, लार में उसे टाइलिन पाया जाता है, उसमें उसी में माइलेज भी होता है, तो वो पचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मीठा लगने लगता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए,
यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में परिवर्तन के कारण मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है, अच्छी बात है। पित्त स्रावित होता है, तो अभी हमने बात किया कि पित्त जो है ये इसको बाइल बोलते हैं। पित्त को क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। और बाइल जो है वो निकलता है आपके लीवर से, लीवर से, ठीक है। तो पित्त कहाँ से निकलेगा? लीवर से निकलेगा। कैसा इसका पीएच कैसा होता है? पीएच कैसा होता है? तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक, बेसिक टेस्ट का, अल्कलाई एक तरह से कह सकते हैं, अल्कलाइन होता है थोड़ा सा, अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो पित्त स्रावित होगा आपके लीवर से और ये अल्कलाइन होगा, ठीक है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पाचन तथा अवशोषण होता है, ठीक है। और बचे हुए जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए इसमें एक अच्छा पॉइंट लिखा है कि छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम लोग पेट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें एक धुंधला सा, ठीक है, मान लीजिए कि ये मनुष्य का वो वाला पोर्शन है जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत है, तो ये बीच में हर जगह ये क्या होती है? छोटी आंत, जो लगभग 22 मीटर लंबी होती है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। तो ये छोटी आंत हो गई। और ये किनारों पर कौन होता है? किनारों पर ये होती है बड़ी आंत। नाम बड़ी आंत है, लेकिन काम छोटा, मतलब लंबाई छोटी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार बड़ी आंत किनारे किनारे, छोटी आंत बीच में। ये क्या करेगा? भोजन को पचाएगा, भोजन को अवशोषित करेगा, यानी कि उसमें जितने आवश्यक पदार्थ हैं। और जल का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत करती है जल का अवशोषण, और फिर गुदा द्वार के द्वारा इसको निकाल भी देती है, ठीक है। चलिए, अगला है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो स्टार मार्क क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि ये भी काफी पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि अब दो ज्ञात स्रोत अगर पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर सोयाबीन और मूंगफली जो है दो ज्ञात स्रोत हैं, जो कि प्रोटीन के रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बस ये जानो कि सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन से व्युत्पन्न विभिन्न यौगिकों का निर्माण, उपभोग और उपयोग के बाद नाइट्रोजन बनना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी दे दिया है कि किस प्रकार हर जगह नाइट्रोजन यूज होता है, और फिर नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू वो जो है फिर से प्लांट्स में चला जाता है, इस तरह से। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो यहाँ पर प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि कार्ब्स या स्टार्च का जो पाचन है वो लार के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर स्टार्च जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्च जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन करेंगे। अगले प्रश्न पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसको पटाइलिन लिखते हैं, PTYLIN। स्पेलिंग एक बार चेक करिएगा, वैसे सही होना चाहिए। टाइलिन नामक एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से, स्टमक जिसको बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो जो वसा या फैट है वो भी मुख से प्रारंभ होती है, मुख्य नहीं है, ये मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है ना, मतलब माउथ से। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कार्ब्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है, तो ये बक्कल कैविटी में, ये बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, मुख गुहा मतलब पूरे तरीके से मुंह में ही होना शुरू हो रहा है। वह श्योर करिए कि मुंह में किसका पाचन हो रहा है, तो कार्ब्स का पाचन मुंह में ही हो रहा है, 100% याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, मतलब जो नमक है उसका क्या यूज है, ये बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। चार ऑप्शन है कि जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, और भोजन को स्वाद बनाना। तो पूछा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो वो उपयोग बेसिकली सबसे बड़ा ऑप्शन देख करके थोड़ा सा अंदाजा भी आप लोग को लग जा रहा होगा कि यही आंसर सही होगा। एक सेकंड यार। भोजन के पाचन में या पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो लघु मात्रा में पैदा करना, छोटे मात्रा में निकालना। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका आमाशय है, ऐसे ही कुछ होता है पेट का। एक सेकंड फिर से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लीजिए आमाशय है, इसमें आप बता रहे हो कि HCl निकल रहा है साहब, ठीक है, तो HCl निकल रहा है, सही बात है। तो HCl आया, जैसे जैसे भी आ सकता है, तो वो आप मांस खाओगे, मांस को पचा दे रहा है। लेकिन आपका पेट भी तो वही है, आपके पेट को क्यों नहीं पचा रहा है?
जिसको आंसर समझ में आए या आंसर पता हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है? एक हार्ट दे दूंगा उसको, अगर आपका आंसर सही होगा तो। चलिए, अगला है यहाँ पर, तो ये बता दिया यहाँ पर कि लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना इसका मुख्य उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? कौन सा पशु रुधिरहारी है? रुधिरहारी का मतलब क्या होता है? फलहारी, फल खाने वाला। रुधिरहारी मतलब रुधिर खाने वाला। तो यहाँ पर तो बहुत आसान सा आंसर है हम लोग का, मच्छर जो है, ठीक है? मच्छर जो है क्या करता है? रुधिरहारी है, ठीक है? लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन, अगर मैं पेपर बनाता तो इसमें भी कंफ्यूज कर सकता हूँ। रुधिरहारी पूछ दूंगा, फिर यहाँ पे लिखा है ना कि फल मक्खी या घरेलू मक्खी, मैं लिख दूंगा कि अ, एक सेकंड, मैं लिख दूंगा पुरुष मच्छर, मादा मच्छर। अब ये क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल का बन गया है, ठीक है? अभी इसको यूपीपीएससी तक दिया जा सकता है कि कौन सा पशु रुधिरहारी है, पुरुष मच्छर है या मादा मच्छर है। तो आपको बता दूं कि जो पुरुष मच्छर होते हैं वो पुरुषों की तरह बड़े सीधे साधे टाइप के, जैसे पुरुष बहुत सीधे साधे होते हैं, सिमिलरली वैसे ही सेम टू सेम जो पुरुष मच्छर है वो भी बहुत सीधा साधा होता है, ठीक है? वो क्या करता है? वो अपने काम से काम रखता है। क्या काम से काम रखता है? तो फूल के पास जाएगा, फूलों का रस पिएगा, मकरंद पिएगा, खुश रहेगा, ठीक है, अपनी जिंदगी में। अच्छा, मादा मच्छर क्या होते हैं? मादा मच्छर कहता है कि भैया देखो, मुझे घर चलाना है, संतान उत्पत्ति की क्षमता है मेरे अंदर, तो बिना दूसरे का खून पिए ये सब कार्य संभव नहीं है, ठीक है? तो मादा मच्छर क्या करती हैं, आपको पता है, ठीक है? थोड़ी देर दरवाजा अपना खोल के बैठी, आधे घंटे, रात में बताएगी कि मैं क्या करती हूँ। चलिए, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, वैसे पशु जिनका आहार ब्लड होता है उसे रुधिर हारी कहते हैं। चलिए, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा होता है? चार पांच एंजाइम दिया है। एक दिया है रूबिस्को, एक दिया है इन्वर्टेज, एक दिया है डीएनएज, ठीक है, और एक दिया है जाइमेज। तो पूछता है कि सबसे प्रचुर एंजाइम जो यूज होता है किसी भी जीवित संसार के द्वारा वो कौन सा है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। तो रूबिस्को जो होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना? जो रूबिस्को होता है, ये क्या है? सबसे प्रचुर एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव हैं, उनमें ये रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, ठीक है? तो याद कर लेंगे और एक बार एक्सप्लेनेशन भी इसका ढंग से देख लेते हैं। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कहता है जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम रूबिस्को है, हर प्रकाश संश्लेषी जीव में होता है। इन्वर्टेज व जाइमेज एंजाइम किण्वन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है? तो रूबिस्को कहाँ होता है? हर प्रकाश संश्लेषी जीव में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पशुजीवी वे जीव हैं, पशुजीवी यानी कि पशु के ऊपर जीवित रहने वाले, जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। जीवित पादपों पर तो हो नहीं सकते, जीवित जंतुओं पर में भी पॉसिबिलिटी है, मृत और क्षय मान सामग्री पर, और अकार्बनिक रासायनिक यौगिक पर। तो ये जो पशुजीवी होते हैं बेसिकली, इनको हिंदी में मतलब इंग्लिश में मृतोपजीवी, इंग्लिश में मतलब हिंदी में, और सैप्रोफिटिक भी कहते हैं। सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, ये कहते हैं सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कहते हैं। तो पशुजीवी यही जीव हैं। ये आहार के लिए सैप्रोफिटिक या मतलब सड़े गले पदार्थों पर, मृतक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना? मृत और क्षयमान सामग्री पर निर्भर करते हैं इनका जीवन, तो इसलिए ये सैप्रोफिटिक भी कहलाते हैं। चलिए, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ऐसी कौन सी आमाशय ग्रंथियां, आमाशय मतलब ये जो हमारा पेट होता है, इसमें जो है कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि पेप्सिन निकालती हैं? तो अम्ल कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं। तो इसमें जो मुख्य कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं जो है वो आपका पेप्सिन स्राव स्रावी कोशिकाएं हैं, यानी कि पेप्सिन निकालती हैं, ठीक है? तो याद रखिए, पेप्सिन निकालती हैं। अगला, आमाशय ग्रंथियों की मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं। चलो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? किसको? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, तो अभी मैंने बताया था कि लीवर नाम की
लीवर नाम का एक बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, ठीक है ना। ऑर्गन मत कहिए, ऑर्गन तो स्किन हो जाती है सबसे बड़ी। आप इसको कह दो कि ग्लैंड है, ग्रंथि है, ठीक है। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो वो ग्लाइकोजेनेसिस करता है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो यकृत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए, यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध रखता है। इसको तिल्ली को, यानी कि जो स्प्लीन होती है, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, ठीक है ना। बेसिकली करती क्या है ये, जितनी भी आरबीसीज हैं वो डेथ करती हैं यहीं पर। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 2 होती है और ये मुख्य श्वसन अंग है, तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, तो ये है आपका पित्त, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता है क्या क्या कहने के लिए लोग यूट्यूबर्स कहते हैं, तो हम लोग तो यूट्यूबर नहीं, हम लोग तो फ्री में कोई ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पर। देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद।